बताइए। शंकर ग्रीन्स के मालिक रवि शंकर, दीपेंद्र शंकर एवं हिमांशु अग्रवाल द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और केवल अवैध लाभ अर्जित करने की मंशा से एवं नाजायज दबाव बनाने और वैधानिक कार्रवाइयों को शिथिल कर पूर्ण रूप से ठप करते हुए दुबई भागने की मंशा से लगाए गए हैं। यह सब जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह है कि उनके द्वारा जितना भी अवैध धन जो अर्जित कर दुबई भेज दिया गया है और व्यापार करने हेतु स्वयं दीपेंद्र ने अपना निवास दुबई में ले लिया है, इन लोगों के द्वारा विभिन्न अग्रिम जमानतों में लगाई गई शर्तों का निरंतर उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके चलते हमारे द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रार्थना पत्र प्रेषित किए गए और पासपोर्ट ऑफिस गाजियाबाद से तो दीपेंद्र को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए नोटिस तक दिया जा चुका है, जिसका उसने आज तक अनुपालन नहीं करा है। कार्रवाइयों को रोकते हुए वो अपनी इस मंशा में सफल हो जाएं और जैसे कुछ और लोग फरार हो चुके हैं पहले हिंदुस्तान से, को छुपाते हुए अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण का आवेदन किया है, जिसके लिए उन्हें भी पासपोर्ट ऑफिस गाजियाबाद से नोटिस प्रेषित कर जवाब तलब किया गया है कि उन्होंने सही तथ्यों को छुपाते हुए पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए आवेदन क्यों किया। यह सब कार्रवाइयां रोकने और अपने भाग जाने के षड्यंत्र को सफल करने के लिए किया जा रहा है। यही चेष्टा उन्होंने हमारे दूसरे व्यापार में भी की और 25-30 हथियारबंद लोगों के साथ 20 जून 2020 को हमारी विधि पूर्वक बुलाई गई ईजीएम मीटिंग में काफ़ी उपद्रव मचाया और ईजीएम को विफल कर दिया, जिसके कारण अपनी जान माल की रक्षा करने के लिए हमें अपना शोरूम बंद करना पड़ा। उस दिन की घटना को जब पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तब हमें माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ा, जिसका संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय द्वारा उन सभी लोगों को सम्मन जारी किया गया है और उन सबके बेलेबल वारंट तक जारी किए जा चुके हैं, परंतु इनके द्वारा अभी तक माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित आप लोगों के सामने चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने सारे कंपनियों के बैंक खातों को फ्रीज करवाया, जिसके बाद हम माननीय एनसीएलटी गए और माननीय एनसीएलटी ने हमारे को ऑर्डर दिया, हमें कंपनी को चलाने के लिए अधिकार दिया और ये जो कहते हैं कि मैं आजीवन डायरेक्टर रहूँगा, इनको कहा कि आप बाहर बैठिए, ये लोग इनके पक्ष में सुविधा का संतुलन है, इनको व्यापार चलाने दिया जाएगा। उनको बाहर करा, हमें अंदर करा, ये कब्जा कोर्ट ने दिलाया है, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग हमने कोर्ट में सबमिट करी है, जिसमें कि कैसे उन्होंने गाली गलौज करा, हथियारबंद लोगों के साथ घुसे, कैसे धमकियां दी, उसका 1 सेकंड का पार्ट वो दिखा रहे हैं जब वो अंदर बुला रहे थे अपने लोगों को कि दोबारा आओ मारपिटाई करेंगे, और अपनी जान बचाने के लिए हमने गेट बंद करा। उसको वो 1 सेकंड को दिखा रहे हैं। उनसे कहिए कि उनके 2 कैमरामैन जो वहां पर थे उनसे पूरी रिकॉर्डिंग आप लोगों के समक्ष रखें। होता क्या है, हम 1 सेकंड देखते हैं और एक धारणा बना देते हैं, वो धारणा गलत है। वो बार बार कहते हैं कि मैंने अपनी ही कंपनी से पैसे निकाल लिए, तो मैंने क्या गलत करा। प्राथमिक जांच करने के बाद जब मुकदमा पंजीकृत किया गया, उसके बाद दीपेंद्र शंकर ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत करी, वो निरस्त कर दी गई। उन्होंने अपने दबाव से पुलिस से अंतिम आख्या प्रेषित करवाई। जब प्रोटेस्ट पिटीशन डाली गई तो माननीय न्यायालय ने हमारे तथ्यों को सही पाया, पुलिस को दोबारा जांच करने के आदेश दिए। उसके बाद दीपेंद्र शंकर ने एक रिट डाली हाई कोर्ट में। माननीय हाई कोर्ट ने जब उस रिट पे बहस सुनी
तो उसके बाद जब ये सिद्ध हो गया कि उनके द्वारा अपराध कारित किया गया है, तो उनके अधिवक्ता ने स्वयं अपनी डाली हुई रिट को विड्रॉ कर लिया। दोबारा दीपेंद्र शंकर ने रिट डाली आगरा जिला सत्र न्यायालय में, दोबारा उनकी एंटीसिपेटरी बेल खारिज कर दी गई। फिर उसके बाद तीसरी बार उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करी माननीय उच्च न्यायालय में। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी उनकी एंटीसिपेटरी बेल खारिज कर दी गई और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह इस बात के तथ्य भी हैं कि इनके द्वारा अपराध कारित किया गया है। उसके बाद भी दीपेंद्र शंकर और उनके परिवार द्वारा भ्रमित करने वाले कथन किए जा रहे हैं और दोषारोपण और तुष्टीकरण की राजनीति की जा। श्रीमान यूसी वर्मा जी, जिन्होंने यहाँ आकर हमारा हौसला बढ़ाया और आप सबके सामने सच्चाई उजागर करी है, इस बात के लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनके सम्मान में ये बजरंगबली जी की माला, जंगले की चौकी, बालाजी महाराज, बहुत बहुत यदि जितना कष्ट में उसके मुद्दे उठाना कोई तो उठाएगा, यदि उठाता तो अच्छी बात है, सच्चाई व्यक्त करनी चाहिए मीडिया के सामने। अब मीडिया की तो काम है प्रचार करना, करे भी। मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है। पिछले कुछ दिनों से मेरे परिवार के मेरे ताऊ श्री रविशंकर और उनके पुत्रों दीपेंद्र शंकर और हिमांशु अग्रवाल द्वारा मेरे परिवार और हमारे संबंधियों, माननीय मंत्री जी और अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वह सारे आरोप असत्य हैं, निराधार हैं। उनके द्वारा की गई कारगुजारियों की कहानी अगर मैं आप लोगों को बताना शुरू करूंगा तो शायद कल तक ये रिपोर्ट और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही चलती रहेगी। हकीकत यह है कि ये जितना भी कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है जिससे कि उन्होंने जो भी अवैध धन अर्जित किया है उसको लेकर वो दुबई भाग जाएं। पिछले कुछ दिनों में जो गतिविधियां हुई हैं उसमें आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि दीपेंद्र शंकर अग्रवाल अपने पासपोर्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने माननीय न्यायालय द्वारा एंटीसिपेटरी बेलों में लगाई गई कंडीशनों को उनका उल्लंघन किया है। उन्होंने अपने पासपोर्ट का दुरुपयोग करते हुए जो भी गतिविधियां की हैं उसके लिए पासपोर्ट ऑफिस ने उन्हें पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए नोटिस दिया है। वह उस नोटिस की अवमानना कर रहे हैं। आज तक उन्होंने अपना पासपोर्ट जमा नहीं किया। आज से कुछ दिन पहले उनको लखनऊ एयरपोर्ट पे दोबारा रंगे हाथों बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के विदेश जाते हुए पकड़ा गया। उनका पासपोर्ट पुलिस विभाग को सुपुर्द किया गया और अब वो दबाव बनाकर ये चाहते हैं कि सारी वैधानिक कार्रवाइयों को रोक दिया जाए और वो अपने मंसूबों में सफल हो जाएं। जिन कब्ज़ों की बातें वो करते हैं वो आदेश माननीय न्यायालय के मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा चुका हूं। माननीय न्यायालय ने हमें हमारे व्यापारों को चलाने के लिए आदेशित किया है। उसी आदेश की कंप्लाइंस में हम लोग आज तक अपने व्यापारों का सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं। अगर मैं आपसे किसी और विषय में चर्चा करना चाहूं तो जो वो हीरो चिल्लाते हैं उसके लिए अगर आप लोग माननीय न्यायालय के रिकॉर्ड्स देखना चाहेंगे तो मैंने एक आदेश की कॉपी दी है जिसमें कि स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो हमारा स्टॉक शंकर ग्रीन्स की बेसमेंट में रखा हुआ है उसको निकालने में और हमारे आने जाने में कोई भी अवरोध ना किया जाए, परंतु कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए उन्होंने हमें हमारी बाइकों का स्टॉक नहीं निकालने दिया और उसी सब प्रकरण के चलते अंत में हमारे को हमारा व्यापार बंद करना पड़ा। कंपनी हड़पने के आरोप लगे हैं आप पर और तमाम फर्जी मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। ये मंत्री जी को सवालों के घेरे में खड़ा किया, क्या कहेंगे? जो मुकदमे वो फर्जी बताते हैं उसमें माननीय न्यायालय से अगर मैं दीपेंद्र शंकर की बात करूं तो 3 बार अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में बोला है कि उनके द्वारा अपराध कारित किया गया है। ये किस प्रकार का दबाव है जो माननीय न्यायालय उनको कोई भी रिलीफ देने को तैयार नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय कहती है कि तुमने अपराध कारित किया है और वो मीडिया के समक्ष जाके कहते हैं
कि मेरे को व्यापारी से अपराधी बना दिया। कंपनी का पैसा है तो कंपनी के पास ही रहेगा, आपका पर्सनल पैसा है वो आपका है। आप कंपनी का पैसा, बैंकों का पैसा अवैध रूप से बिना अधिकारिता के अगर निकालेंगे तो उसी के लिए विधिवत जो कार्यवाही हो सकती है वो की जाएगी और वही चल रही है। कैबिनेट मिनिस्टर पर आरोप लगाए, इस पर क्या कहेंगे? मेरी जानकारी के हिसाब से कई बार इन्होंने खुद माननीय मंत्री जी से संपर्क किया है कि वो समझौता करवा दें। ये खुद वहां से भाग जाते हैं। आज तक हमने जब भी उनसे बोला, उन्होंने भी एक ही बात कही है कि मैं परिवार में कभी भी दरार नहीं डालूंगी। रिश्तों की डोर है, जितना मेरा आपसे रिश्ता है उतना ही उनसे है। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे रिश्ते खत्म हो जाएं। आरोप लगाते हैं कि फर्जी मुकदमे हो गए इनके ऊपर, आरोप है इनका ऐसा, क्या कहना है? मैंने आपको बताया ना भैया, अभी एक मुकदमे में अगर मैं उदाहरण के तौर पे कहूं तो एक मुकदमे में किसी भी न्यायालय से इनको अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला है। अगर मैं दूसरे मुकदमे की बात करूं तो हमने अपनी कंपनियों में 14 फ्लैट शंकर ग्रीन से खरीदे थे। उन 14 फ्लैटों में से 5 फ्लैट इन लोगों ने अन्य व्यक्तियों को बेच दिए। जब हमें इस बात की जानकारी हुई तो हमने सबसे पहले न्यायालय की शरण ली। न्यायालय में माननीय यूपी रेरा की लखनऊ पीठ ने आदेश पारित किया कि इनके द्वारा जो रजिस्ट्रियां की गई हैं वो कूटरचित रजिस्ट्रियां हैं और जो इनके द्वारा कृत्य किए गए हैं वो गैर कानूनी हैं। उस आदेश की प्रति भी मैंने आपको दी है। जब उस आदेश की प्रति के साथ हमने पुलिस के पास दोबारा अप्रोच करा तो उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए, प्राथमिक जांच करते हुए सारे दस्तावेजों का संज्ञान लिया, उसके बाद मुकदमा पंजीकृत करा और जितने मुकदमे ये फर्जी बताते हैं उन सब के लिए कोर्टों के ऑर्डर हमने अपने एविडेंस में, अपने डॉक्यूमेंट सब कुछ पुलिस को दिए हुए हैं। और बड़ी हास्यास्पद बात है कि अभियुक्त के कहने पे सारी जांचों को जिला पुलिस से उठा के शिथिल करने के लिए, डिले करने के लिए, दबाने के लिए एंटी करप्शन विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया। महीनों से हमसे कोई भी अधिकारी बात नहीं करता। हमें जो भी बात करनी होती है वो हम पत्र के माध्यम से अधिकारियों को भेजते हैं और स्थिति यहाँ तक हो चुकी है कि अगर हमें जांच अधिकारी से कुछ कहना होता है तो हमें उसके उच्च अधिकारियों को सीसी मार्क करना पड़ता है, जिससे कि जांच से कागजों को, दस्तावेजों को, साक्ष्यों को गायब ना कर दिया जाए। उसके बाद भी अगर वो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रशासन से, शासन से हमारी प्रार्थना पहुंचाएं कि हमारी जांचों को शिथिल ना रखा जाए, उन्हें जल्द से जल्द निष्पक्ष रूप से खत्म करके हमें भी न्याय दिलाने की कोशिश की जाए। ठीक, धन्यवाद। वो तो है ही, परंतु एक ऐसा प्रकरण सामने आया है जिसमें इन्होंने अपनी ही बिल्डिंग के निर्माण के समय जब मेंटेनेंस के नाम पे फंड इकट्ठा किया था वो उनको नहीं दे रहे हैं। और मैं माननीय उमेश चंद वर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, जो एक पीड़ित व्यक्ति आपके सामने अपनी बात रख के आपके माध्यम से शासन में, प्रशासन में अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। ये वन टाइम मेंटेनेंस है, ये पैसा आपसे लिया जाएगा। इस पैसे को इकट्ठा करके आप लोगों को जब आपकी पैसे फॉर्म हो जाएगी वापस कर देंगे। हम लोग अगस्त में इन लोगों से पैसे की मांग, 10 करोड़ रुपए करीब इकट्ठा हो गया है हमारा। हम 10 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे इन लोगों से अगस्त में, तो इन्होंने हमारा पैसा वापस नहीं किया। तो हमने ये शिकायत EDA पे करी, तो EDA ने इनको आदेश कर दिया था अक्टूबर में कि इनका पैसा वापस किया जाए। तो दीपित अग्रवाल ने पैसे बचने के लिए ये झूठा मुकदमा जो प्रदर्शन कर रहे थे उस 15 लोगों के खिलाफ में एक FIR करा दी, ये कह करके कि साहब जी हमें धोखा देते हैं, पैसे मांगते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर में लोगों ने करोड़ों के मकान लिए होंगे कि हमें लोगों से पैसे मांगेगा, और उसका कोई एविडेंस नहीं है। इन्होंने 156 मुकदमा दायर कराया है, कोर्ट दायर कराया है। उसके अलावा हमने कई बार EDA से लिख करके मांगे, उसमें अवैध निर्माण हुआ है उस बिल्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर संगीन में। हमने ED से मांगे तो सूचना नहीं मिलती है। हमने GST का पैसा इन्होंने हमसे लिया, हमने GST में कंप्लेंट करी, इन्होंने GST को भी GST डिपार्टमेंट सेट कर लिया। वहाँ से भी रेट डली इनके यहाँ पे, शायद 18 दिसंबर की बात है, रेट डली सर्च हुई इनके यहाँ पे, उसको भी इन्होंने गोलमेल कर दिया।
मतलब जहाँ भी हमने इनसे आरटीआई लगा के मांगी है, इन्होंने कहीं से भी सब जैसे कहीं से मिलती है हमको, ना ईडीसी मिलती है, ना जीएसटी से मिलती है, ना ये जो सोसाइटी का ऑफिस रजिस्ट्रार का यहाँ से भी नहीं मिलती है। इन्होंने सब जैसे लोग सेट कर रखे हैं अपने। उसके बाद में हमने इनकी कंप्लेंट रेरा बना ली हुई है, रेरा से भी कोई मतलब वो नहीं आती है, पेपर आती है। अब जो लास्ट है इन्होंने हम पे एफ आई कर रखी है, तो हम भी चाहते हैं कि खिलाफ में एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनकी कारोबारी बहुत गलत है। इन्होंने भाई भी केस करके बहुत सारे हमारे संज्ञान में आया है। इन्होंने 1 और 3 केस हम पे भी डाल रखे हैं। एक कोई हरिचंद्रा इनके कोई डमी पार्टनर है, उनके माध्यम से डलवा दिया है केस की जो पैसा है एसएमएस का वो दिया नहीं है इनको। मैं जितने भी केस डलवाते हैं ये सब अपने लोगों डलवाते रहते हैं और झूठ बोलते हैं कि ये समाज में ये सब हम अच्छा काम करते हैं। तो हमारा शासन से अनुरोध है कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। यदि ये भाग रहे थे छोड़ करके इनको अरेस्ट किया जाए, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। आईएफएमएस के पैसे का भी तो ऑर्डर रेडी है। हाँ नहीं, वो उसमें आदेश है मेरे पास में, यदि आप लोग मैं दे दूंगा आपको कि उसने जो एडीए ने आदेश दिए पैसे देने के लिए, उसको बचने के लिए इन्होंने करी हमारी एफआईआर कर दी थी। 10 करोड़ रुपए नहीं दिया है 10 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए दिया है। और इन्होंने ही अपना आदमी लगा रखा है। जो मेंटेनेंस हम अभी ले रहे हैं सबसे महंगी मेंटेनेंस ली आ रही है वहाँ पर। सोसाइटी सबसे महंगी मेंटेनेंस ली आ रही है। बिजली भी इन सिंगलिंग के हाथ में रहती है। जीएसटी की रेट किस तारीख को हुई थी सर? ये हुई थी 18 दिसंबर को। रिकवरी कितनी थी उसमें आउटस्टैंडिंग अंदाजा? करीब 10 करोड़ रुपए की रिकवरी। जीएसटी की रिकवरी मतलब टैक्स एवेजन था उसका? टैक्स एविजन। ठीक है सर। और